सो नाउ, अच्छा फेडरल स्ट्रक्चर का तुमको मालूम है प्रभात मतलब क्या है? यस सर। बताओ। सर किसी भी कंट्री में दो लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट होती है, जैसे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, लोकल भी है। दो ही हो जाने से फेडरल हो जाता है, और हमारे यहाँ तो 3 है ना। अब देखिए कि नेक्स्ट इज फेडरलिज्म हमने पढ़ लिया। ये हम देख रहे हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ तो पहला फेडरलिज्म हो गया, फेडरलिज्म 2 or more level of government, 2 or more level of government। सेकंड, तो रिद्धि इंडिया में कितने लेवल की गवर्नमेंट है बताइए? अविश, इंडिया में कितने लेवल की गवर्नमेंट है? बोलो। 3। कौन कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। सही है। तो अब दूसरी बात समझिए, दैट इज वी आर हैविंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? पीछे लिखा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें नीचे आपको क्या दिख रहा है? वोट। एक होता है गवर्नमेंट होना और एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं गवर्नमेंट हो लेकिन वो चुनी ना गई हो। गवर्नमेंट तो कोई भी हो सकती है। एक होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म को मतलब समझो, द डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड। तो नीचे तुम्हें लग रहा है क्या इलेक्शन हो रहा है? बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हुए हैं। देखो इनकी कॉपी में ज़्यादा अच्छा बना बुक में, देखो कैसे वोटिंग लाइन में खड़े हैं। तो अगर मान लीजिए कि वोटिंग में खड़े हुए हैं और वो अपनी क्यू का इंतजार कर रहे हैं, कितनी सारी भीड़ है, लगता है 2-2.5 घंटे बाद ही नंबर आएगा, जैसे वोटिंग कर रहे हैं, कैंप लगाए गए हैं। तो इस चीज़ को कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इफ़ द रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड बाई पीपल, जिनको भी तुम चुनते हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। स्टेट में भी तो मुख्यमंत्री चुना जाता है और बहुत सारे लोग काम करते हैं, विधायक होते हैं। स्टेट में कौन होते हैं? और जो वो लोग केंद्र में है, सेंटर में, उन्हें क्या कहते हैं? सांसद। ध्यान दीजिए, पार्षद, विधायक, सांसद। आप समझ आगे कि नहीं? तो पार्षद कहाँ पर होंगे बताओ? लोकल। तो लोकल के जितने भी होंगे उनको क्या कहोगे? या तो पार्षद कहोगे और या क्या कहोगे? सरपंच। पार्षद को वार्ड मेंबर कहते हैं, वार्ड मेंबर। और सरपंच को तो सरपंच ही कहते हैं, तो सरपंच। अब इनके ऊपर बताइए, लोकल के ऊपर कौन हो जाएगा? स्टेट। स्टेट गवर्नमेंट में या राज्य सरकार में क्या होगा? स्टेट गवर्नमेंट में यदि यहाँ पार्षद होगा मेंबर, तो यहाँ कौन होगा? विधायक। यहाँ विधायक होगा। विधायक कहाँ बैठेगा? विधायक को एमएलए कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एमएलए कहाँ बैठेगा? इनकी एक बिल्डिंग होगी, उसका नाम क्या होगा? विधानसभा। उसके भी 2 अलग अलग खंड होंगे। दैट इज, इसको क्या कहेंगे बताओ? विधान सभा। और इधर क्या कहेंगे? विधान परिषद। विधान परिषद। तो जो विधानसभा है उसको क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसके मेंबर को क्या कहेंगे? एमएलए। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव। विधान परिषद को क्या कहेंगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यहाँ पर एक तो यहाँ अध्यक्ष की सीट होगी, उसमें वो बैठेगा। ये अध्यक्ष की सीट है, यहाँ वो बैठा रहेगा। बाकी सब लोग यहाँ बैठे रहेंगे क्या? ऐसे बैठे रहेंगे। यहाँ से बहुत सारे ऐसे निकलेंगे और सब लोग बैठे रहेंगे। तो इसको एमएलसी कहेंगे। तो जो स्टेट लेवल में यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसमें जो मेजॉरिटी पालेगा, आधे से ज़्यादा सीटें हैं, उनका जो हेड है वो कौन बन जाएगा? वो एमपी।
सीएम सीएम बन जाएगा कि नहीं? सीएम बन जाएगा तो इनमें जो है ये कहाँ पे होगी? ये जयपुर में होगी कि दिल्ली में? ये सही बता रही जयपुर, क्योंकि ये चीज़ें उनको मालूम है, कल कभी भी देख डाला है। दैट इज जैसा कि इन्होंने बताया कि जो जयपुर में विधानसभा, अब पूरे को कहेंगे विधान सदन, उसमें ये क्या होगा, बाई कैमरल है, दो अलग अलग सभाएं होंगी। तो विधान सदन में कौन कौन सी दो सभाएं, कौन कौन से दो अलग अलग सदन हैं? एक विधान सभा और एक विधान परिषद। किसके लोग इलेक्ट होते हैं? एमएलए इलेक्ट होते हैं। एमएलए में जो बड़ी पार्टी होगी उसके नेता का को क्या पदवी मिलेगी? चीफ मिनिस्टर। अब इसी तरीके से जो सेंटर है, तो सेंटर है या सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके मेंबर को क्या कहोगी श्रद्धा? हाँ, आप भी बोलो जो उन्होंने बोला, क्या बोला बताओ? अरे आप भी बोलो। सांसद। क्या कहेंगे? जो संसद में बैठेगा उसे क्या कहेंगे? सांसद। सांसद का ये नाम क्या हुआ? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कभी गए नहीं लगा दीजिए? सर बाहर से देखा है। देखा है तो पता होना चाहिए। ये सही से सब खम्भे नहीं लगे हुए हैं। वो जो ऊपर सर एक छोटी सी बनी हुई है। ऊपर ऐसे छोटी सी बनी हुई है, ये जो पार्लियामेंट, क्या बोलो, क्या पूछ रही है? तो मेरे को लगा अनिकेत ने बोला। हाँ, आवाज नहीं आ रही रिद्धि, बोलो फिर से बोलो। तो जो सेंटर गवर्नमेंट है उसमें सांसद होते हैं, और सांसद का क्या मतलब? ये संसद भवन है, हाँ सर। या ये पार्लियामेंट है? हाँ सर। तो पार्लियामेंट में ही तो सांसद बैठेंगे। और सांसद का इंग्लिश नाम क्या है? बोलो। एमएलपी। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। की बात समझ आ गई? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बड़ा ग्रुप चलाता है, उसके हर सदस्य को क्या कहेंगे? केंद्र सरकार जो चलाते हैं वो सब क्या होते हैं? जो पूरे देश की सरकार चला रहे हैं ना, तो वो सब लोग क्या कहलाते हैं? वो सब लोग कौन होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और वो सारे लोग जो सरकार चला रहे हैं वो बहुमत दल के लोग होते हैं, जिनको मेजॉरिटी मिल जाती है, आधे से ज़्यादा सीटें, वही लोग तो सरकार चलाते हैं। तो वो लोग जो देश को चलाते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और क्या प्रधानमंत्री मोदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? हाँ, उन्हीं लोगों ने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बना दिया प्रधानमंत्री। जो हमारे राज्य की सरकारें चलाते हैं वो क्या होते हैं? हर चीज़ देखो याद करके आया, ये बिल्कुल अपडेट बैठा है आज। ऐसे होते हैं तेज बच्चे, कहीं ऐसे वैसे नहीं, बहुत ख़ास होते हैं। लाल कलर की टोपी पहन जाएंगे, दिखने में पता चले यही है वो तेज। तो कितनी तेजी से बता रहा है, स्विफ्टली आंसर दे रहा है। वो लोग जो हमारे राज्य सरकार चलाते हैं वो लोग कौन होते हैं? सीएम तो एक, उनके साथ और भी तो बहुत सारे लोग हैं। एमएलए को हिंदी में क्या कहते हैं? एमएलए को विधायक। जो देश चलाते हैं उनको क्या कहते हैं? देश को सांसद। सांसद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो इसने बोला था ना, वही मत बोलो, कुछ चीज़ें अपनी रेस्पेक्ट करो, वो गलत भी बता सकता है। पूरा भरोसा करते हो तुम उस पर। तो देश जो चला रहे हैं उनको क्या कहा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है कि नहीं? और जो राज्य चलाएंगे उनको सीएम तो एक होता है, और बहुत सारे लोग, सभी मुख्यमंत्री। विधायक को अब इंग्लिश में क्या कहेंगे? एमएलए। और बाकी जो ये नगर में झाड़ू पोछा लगवाते रहते हैं सड़कों पे, वो मेयर के अंडर में बहुत सारे लोग होते हैं, उनको क्या कहते हैं? पार्षद। समझ आया? जो देश चलाएगा उसे क्या कहेंगे? बर्थडे भी है, छोड़ दो ना, ऐसे कैसे? आप कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ बोलो। देश चलाएगा ये एमपी। एमपी को हिंदी में सांसद। जो राज्य चलाएगा विधायक एमएलए। और जो नगर चलाएगा, झाड़ू लगवाएगा, पार्षद। So parliamentary form of government. So that is parliamentary form of government का क्या मतलब है? That is prepared. So
पीपल ऑफ इंडिया हैव ए डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसका क्या मतलब है? पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, इसका क्या मतलब है? डेमोक्रेसी है। गवर्नमेंट है और लेकिन इलेक्ट किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। लोगों के। सो पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो पीपल ऑफ इंडिया इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। इस चीज को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड दीज गवर्नमेंट्स आर आंसरेबल टू पीपल। क्या उनको जवाब देना पड़ता? भैया हमने तुम्हारे लिए पुल बनाया, हम ही को वोट दे दो। क्या जवाब देते हैं? तो इस तरीके से ऐसे नहीं कि उनको हमने चुन के भेज दिया तो फिर उन्हें चुनना है, ये चुने जाना तो आंसरेबल है। हम जाके पूछ भी सकते हैं भाई आपने क्या किया, नहीं तो। एंड दे आर आंसरेबल टू पीपल। एंड इस चीज को क्या फॉर्म कहते हैं? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दे आर आंसरेबल टू पीपल। सर्वर से आंसरेबल आया इस वजह से हुआ क्योंकि जवाबदेह हैं, उनकी जवाबदारी नहीं है क्या? है सर। हमने चुन के भेज दिया, उसके बाद वो मजे ही करें कि उनको कुछ काम भी करना है। सो दे हैव टू। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो पहले राहुल गांधी अमेठी से भागे क्योंकि काम नहीं किया, फिर वायनाड से भागे, अब रायबरेली पहुंच गए, वहाँ से भी भाग जाएंगे। काम नहीं करोगे तो जनता भगाएगी, है कि नहीं? काम करोगे तो चुने जाओ, नहीं? तो दूसरी चीज है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तुम क्या समझते हो? The people of India, but they are represent our India. तुमने पूरा सेंटेंस बताया ही नहीं। बोलो, आप बोलो प्रियांश। People of India elect their representative and they are answerable टू to पीपल। people. सही, जो जिनको रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरी चीज क्या है? क्या सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब है? बोलो श्रद्धा, सेपरेशन ऑफ पावर से क्या समझती हो? मतलब बताओ ना, एक लाइन बताओ इसके बारे में। सर जैसे कि एमएलए के पास अलग पावर। सही है, यानी केंद्र सरकार की अलग शक्तियां हैं क्या? जो और राज्य सरकार की अलग शक्तियां हैं क्या? यहाँ जो राजस्थान की गवर्नमेंट है वो देश की सेना देखेगी क्या? नहीं। वो राज्य देखे। और जो केंद्र की है वो देश की सेना देखेगी, विदेश नीति कि हमको रशिया के साथ कैसे व्यापार करना है, डीलिंग करनी है। तो बाहर के काम केंद्र सरकार देखेगी क्या? और राज्यों में, अगर राज्य में बसें चलाई जा रही, बोलो जोधपुर में, ये कौन देखेगा? ये स्टेट गवर्नमेंट। और सेना में किसको भर्ती देनी, किसको नहीं देनी है, प्रभाव को कौन देखेगा? बताते नहीं, सेंटर नहीं देखेगा। मोदी सरकार देखेगी कि यहाँ की जो मोहन राव है वो देखेंगे, देखेंगे कि नहीं? तो जो बाहर की हैं एक्सटर्नल अफेयर्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या काम का प्रॉपरली बंटवारा है कि झगड़ते रहते हैं आपस में? ये दोनों बंटवारा। इस चीज को क्या कहते हैं? श्रद्धा ने क्या बताया? काम का बंटवारा। राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों और लोकल गवर्नमेंट के बीच में काम का बंटवारा है। जिसको जो काम दिया है, जिसकी जो जिम्मेदारी है वही उसे करना है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। तीसरी चीज देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 पिलर कौन कौन से हैं? सरकार के 3 विभाग हैं। एक है जो कानून बनाए, लेजिस्लेचर, और जो कानून का पालन करवाए, एग्जीक्यूटिव, और जो कानून ना पालन करे उसको दंड दे, जुडिशियरी। किसी भी स्तर की सरकार के ये 3 अंग होते हैं। ये केंद्र सरकार है। कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार, जो सेंटर में, जो दिल्ली में है। तो उसके 3 कौन कौन से होंगे? बोलो। विधायिका, और दूसरा कौन सा है? कार्यपालिका, और तीसरा कौन सा है? बोलो। न्यायपालिका। न्यायपालिका। विधि का क्या मतलब होता है? बोलो। विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, सीताराम 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 कहिए। विधि का विधान,
विधि का मतलब कानून होता है। विधि का क्या मतलब है? कानून। कानून। अब कानून को एक साथ मिला दो तो विधान कहते हैं, और बहुत सारे को एक में कंपाइल कर दो तो संविधान। तो क्या संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है? यस सर। और जो कानून बनाए उसे क्या कहते हैं? यहाँ देख के बोलो। विधायक। ठीक है। और जो सबसे बड़ा कानून बनाने वाला है विधाता। विधाता भगवान। विधि ने तेरी कथा लिखी है, आंसू में कलम डुबोए, तेरा दर्द न जाने कोई, पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द। तो विधि ने तेरी कथा लिखी, उस विधाता। तो तुम्हें पता चल गया, विधि से संबंधित कोई चीज आए तो कानून समझना। विधायक जो कानून बनाए, और विधायिका। कानून बना। विधायिका का मतलब है ऐसी बॉडी, लेजिस्लेटिव बॉडी जो कानून बनाए। और विधान भवन जहाँ कानून बनाया जाए। विधान सभा जिस सभा ने कानून बनाया। विधान भवन जहाँ कानून बनाया जाए। क्या लिखा नहीं है? विधान भवन। ये विधान भवन। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से केंद्र सरकार के 3 अंग हैं। एक लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, उसने कानून बना दिया, बोला उसने 500 का नोट बंद, तो अब उस कानून का पालन कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव में आईएएस अफसर्स आएंगे, आईपीएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अफसर्स होते हैं। सेना आएगी, तुम्हारे स्कूल के टीचर आएंगे, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, वो बाहर कुर्सी लगा लगा के बैठेंगे और बोलेंगे लाओ 500 का नोट अब जमा करो, बंद हो जाए। इवन यही लोग चुनाव कराने भी गए हैं। तो सारा जो ये कानून बनाएगी उसका पालन कौन कराएगा? एग्जीक्यूटिव। उसका काम है। इसीलिए लोग बैठे, इनको सरकारी नौकरी मिली है। कानून बने तो तुम पालन कराओ। और जुडिशरी क्या करेगी? कानून न पालन नहीं करे तो तुम्हें ये बात पता चल गई। तो बोलो इसके अंदर में कौन लिखे? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर में कौन? विधायक। विधायक तो राज्य सरकार। अभी मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ। सेंट्रल। सेंटर में कौन से हैं? बोलो। ये बिल्डिंग है कि नहीं संसद में? सेंटर की तो एक ही संसद भवन है कि हर राज्य में संसद भवन है? तो ये जो संसद भवन है इसके 2 अलग अलग वो हैं। ये तो बताइए, आधा ये वाला कौन सा है, आधा ये कौन सा है? विधान परिषद। वो बता दिया उसने। पहले वो बता कैसे दे रहा है? तुम लोग यहाँ बैठे हो नहीं, तो वो बता दिया उसने कि एक राज्यसभा एक लोकसभा। वो इतना कैसे जान रहा है? चलो कोई बात नहीं, तुम लोग भी जानो। उसने बताया कि लेजिस्लेचर जो है उसकी बिल्डिंग संसद है। कौन सी बिल्डिंग है बोलो? पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट के व्हाट आर द 2 सदन कौन कौन से हैं बोलो प्रभात? हाँ, लोकसभा, विधानसभा। लोकसभा और राज्यसभा। राज्य। हर चीज जानता है, सबसे तेज यही लड़का तो है। विधान क्या होता है? विधानसभा भी है, वो राज्य के कानून बनाए। और जो यहाँ वाले है विधान है। अब सब जगह विधान लगा देंगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। तो इसलिए पूरे लोग का मतलब लोगों की सभा, और राज्य के सारे लोग आके बैठ जाए, मुख्य मुख्य लोग, तो राज्यों की सभा। तो ये है लोकसभा। वो भी होगा विधानसभा, विधान परिषद वो जयपुर में होगा, चंडीगढ़ में होगा। ऐसे 24 होंगे विधान भवन। हर राज्य में एक होगा ना। लेकिन बोलो देश में एक कौन सा है? और वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। हाँ सर। तो न्यू दिल्ली में जो संसद भवन है, अभी कुछ एक नए संसद भवन का भी उद्घाटन हुआ, अगर आपके ख्याल में हो तो उसमें कौन कौन से 2 सदन है? राज्यसभा और लोकसभा। तो इनके सदस्यों को अवीश क्या कहते हैं? व्हाट आर द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कॉल्ड? बोल ही दिया सर आपने। क्या कहेंगे? एमपी। MP ना। So all the members are called member of parliament. The member of Lok Sabha are elected by people and Rajya Sabha these are selected. समझ आ गई बात? So इसके members क्या कहलाएंगे? एमपी। So members are member of parliament. बोलो बात समझ आ गई? और किसके दल का बहुमत का नेता देश का प्रधानमंत्री होगा? लोकसभा की राज्यसभा? लोकसभा। लोकसभा या लोअर हाउस, इसको क्या कहते हैं? और इसको क्या कहते हैं बताओ? दिस इज लोअर हाउस एंड दिस इज अपर हाउस। अब इन्होंने कानून बना दिया, बोलो उसकी पालना कौन करवाएगा? एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आएंगे? टीचर्स, आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, इंडियन पुलिस सर्विसेज के, और मिलिट्री भी आ जाएगी। मिलिट्री तो खैर सीधा प्रेसिडेंट के अंडर में,
उनको इनसे ज़्यादा मतलब नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी, ठीक है, सर्विसेज। अच्छा ये बताओ, ये तो एग्जीक्यूटिव में आ गए, बैंक कर्मचारी आ जाएंगे, वो भी तो हाँ। केंद्र के अंदर में है। पोस्ट ऑफिस के बैंक क्लर्क्स, ये सब। और कौन आएंगे? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, जितने भी केंद्रीय। ये बताओ इसमें कौन आया? जो ना फॉलो करे। करेक्ट। तुम भी बताओ। जो सही। जैसा श्रद्धा ने बताया सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि दिल्ली में जो एक टॉप मोस्ट कोर्ट है वो केंद्र सरकार है, और राज्यों में हाई कोर्ट, और ये जो लोकल में सेशन कोर्ट। बहुत बड़ी बात बताई श्रद्धा ने कि क्योंकि हम केंद्र की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे टॉप मोस्ट है, सारे हाई कोर्ट का टॉप सुप्रीम कोर्ट है। और राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? राज्यों में हाई कोर्ट होता है। ये कैसे इनको पता? क्योंकि सलमान खान जोधपुर आता रहता है, और जोधपुर में हाई कोर्ट। ये जानकारी पूरी है, पक्की जानकार है। जो खिलाड़ी होगा ना, उसको वो अवेयरनेस होती ही है, उसको वो इधर उधर की बात नहीं है। मतलब जुडिशियल बहुत बड़ी बात है। सुनो, जो विधानसभा में वो राजधानी में होगा, और हाई कोर्ट देश के उस राज्य के दूसरे बड़े शहर में होगा। तो क्या जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है? तो यहाँ पर हाई कोर्ट होगा। अगर सब कुछ तुम राज्य की राजधानी में सब कुछ जयपुरी में डाल दो, तो क्या सारा भीड़ वहीं ना बढ़ जाए? अगर उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा, विधान परिषद या विधान भवन है, वो कहाँ पर है? और बताओ वहाँ का हाई कोर्ट कहाँ है? ये सुनता जो इलाहाबाद होता है। कैसे इनको पता? क्योंकि दूसरा बड़ा शहर, सिर्फ हर चीज की है ना, हर खिलाड़ी की खबर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, मैं सब पे नजर रखता हूँ, है कि नहीं? ऐसे जो स्कार्फ बांध के अब्दुल निकलता नहीं था वहाँ। अब यहाँ देखो, तो यानी क्या बात बताई गई? बोलो जुडिशरी में कौन आएगा? सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है हमारे देश का? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। और इसके जो सबसे बड़े न्यायाधीश है वो कौन है? उनका नाम, उनकी पदवी क्या है? ये आप हाई बोलो। कोर्ट सर, हाई कोर्ट। ये बहुत अच्छा बता रहे हैं। देखो सब चीज लिखो, जैसे वो सबसे बड़ा न्यायालय इन्होंने क्या बताया? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। न्यायालय। और इसमें क्या है? इसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट। और इसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? बोलो, तुम लोग भी बोलो। सीजेआई कौन है? जस्टिस चंद्रचूड़। कौन है? जस्टिस के.वाई. चंद्रचूड़। ये जो बोल दें, अगर इन्होंने फैसला दे दिया मोदी को जेल है, तो जेल है, फिर कोई नहीं रोक सकता। फिर वो मोदी दुनिया में कहीं चले जाए, बच नहीं पाएंगे। ये कह दे राहुल को जेल है, यही है। तो बोलो सर्वोच्च न्यायालय ये कौन सा है? बताओ। ये भारत है। भारत में क्या हर राज्य का एक हाई कोर्ट है? तो भारत में कितने हाई कोर्ट हो जाएंगे? अगर 24 नहीं, हर एक राज्य में हाई कोर्ट, तो 28 हाई कोर्ट्स हैं। क्या है बोलो? होने चाहिए 28, लेकिन है 24 हाई कोर्ट। ऐसा क्यों? जो छोटे छोटे राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र और गोवा का सिंगल है, हरियाणा और पंजाब का एक ही हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ में है। ऐसे जो इसी तरीके से नॉर्थ ईस्ट के हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, इन सब में 2-2 राज्यों पे एक हाई कोर्ट। छोटे छोटे हैं ना वो। तो टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? 24 हाई कोर्ट के ऊपर एक उनसे बड़ा कोर्ट है, उसका क्या नाम है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? दिल्ली में। जो सबसे इसकी ऊंची पदवी है, उस पदवी का क्या नाम है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। क्या कहते हैं? तो ये जैसे कुछ भी बोलते हैं कि पीएम मोदी को जेल हो जाए, तो इनसे कुछ सबूत या कुछ नहीं मांगेंगे? सबूत के आधार पर बोलेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर राष्ट्रपति हटा देगा इनको, ठीक है, दो। ऐसे बिना सबूत के थोड़ी सालों साल बहस चलती है, देखे जाते हैं। और सिंपली इन पे नहीं जाएगा, कोई छोटी अदालत से मामले चलते हैं। छोटी अदालत पहले उनको कहेगी कि हाँ तुम अपराधी हो, फिर हाई कोर्ट कहेगी, पहले जिला न्यायालय करेगी, सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट ने मोदी को अपराधी कह दिया। ऐसे शुरू में थोड़ी बात है कि केजरीवाल अपराधी है,
तो पहले केजरीवाल को जिला न्यायालय ने किया, फिर हाई कोर्ट ने किया। दिल्ली में एक हाई कोर्ट भी है, 30 हजारी कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो 3 न्यायालयों से होगा, समझ आया? तुम्हारा सीधा न्याय, सुप्रीम कोर्ट सीधा तुम्हारा फैसला ही नहीं सुनेगी। समझ में आ गई बात की नहीं? तो बोलो अब मुझे तुम ये बात बताओ, 3 चीज़ तुमसे पूछेंगे। जो केंद्र सरकार है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? 3 पिलर्स। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। क्या ये सब मिलकर सरकार चलाते हैं? ये इनमें से कोई भी है और सबके कार्य बटे हैं क्या? क्या इनमें सेपरेशन ऑफ पावर जैसे श्रद्धा ने बताया? लेकिन श्रद्धा बता नहीं है सर, एक्सक्यूज मी सर, इसका एक 4th पिलर भी है। अब श्रद्धा की बात को तुम सही मानते हो कि गलत? कह रहे सर आजकल के युग में 3 पिलर्स नहीं है, 4th पिलर भी है। मंगल भी देखो बोल दिया है। तुम बोलो एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ये भी बोल दिए भाई, अच्छा 3 बोल दिया, अब तो मान जाओ। यस, मीडिया। मीडिया भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है। टीवी में अगर वो उल्टा पुल्टा दिखा दे तो लोगों का दिमाग ही घुमा दे, वो इधर ना उधर कुछ भी बोल दे, लोग वही सोचते हैं जो मीडिया बोलता है। तो चौथा पिलर कौन सा हो जाता है बोलो? प्रचार माध्यम, मीडिया। मीडिया में सब हो जाता है, न्यूज़पेपर भी हो जाता है, और क्या हो जाता है? टीवी भी, रेडियो, मैगजीन्स। तो ये है, ये आजकल सबसे बड़ा हो गया। तो आप जरा देखिए कि हमारे देश में 3 स्तर की सरकार है। अभी उन्होंने भी थोड़ी देर पहले बताया था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया था, आते ही बताया था, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। अब जरा देखो, और सेपरेशन ऑफ पावर पे श्रद्धा ने क्या बताया कि ये इनकी पावर नहीं ले सकते, सबकी बड़ी ये इनकी नहीं ले सकते। एग्जीक्यूटिव आईएएस बोले आइए मोदी जी हम ही आपको जेल भेजते हैं, चलो जेल, ऐसे कर सकते हैं। कोई किसी की पावर नहीं ले सकता है। यही न्यायाधीश बन जाएंगे क्या? पीएम हम लोग। तो जिसका काम कानून बनाना है वो कानून बनाएगा, जिसका काम कानून को पालन करवाना है वो पालन करेगा, जिसका काम कानून को न मानने वाले को जेल भेजना है वो करेगा। दिस इज ओनली द सेपरेशन ऑफ, इट इज क्लियर कट रिटन इन अवर दिस मच वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी मोटी किताब है, सब लिखा है कि किसका क्या क्या काम है। कोई गड़बड़ करता है उसी बुक को पढ़ा जाता है, उसके आधार पर समझा जाता है। न्यायाधीश अपने मन से कुछ कर लेगा क्या? तो अब जरा अगली बात देखिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारे पास 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है। तो बताइए 3 टीयर्स कौन कौन सी हैं? श्रद्धा बताओ, 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन सी है? बता देना। हम शुरू से ही कहते थे कि ये बहुत तेज लड़के, तुम ही लोग नहीं मान रहे थे। कितना अच्छा उसने बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, लोकल। ठीक है। देखो अभी हम इससे पूछेंगे 3 पिलर्स, तब ये बता देगी। और जब 3 टीयर्स बोलते हैं, चाहे जितनी बारी पूछ लो, ये हमेशा वही बोले। 3 टीयर्स, सेंट्रल और क्या बताया था? और बोलो। बहुत अच्छा। अच्छा 3 पिलर्स बताओ। देखो बताया ना, ठीक ठीक। अब कौन कौन से बताएं? 3, अब 3 पिलर्स देखो, इसके 3 टीयर्स याद रखिए। तो एक है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर, और दूसरा एग्जीक्यूटिव, यस सर, एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशियरी। जुडिशरी। जुडिशरी में जो टॉप मोस्ट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, वो कौन आता है? बहुत अच्छा, सुप्रीम कोर्ट। और उसका हेड कौन है? सुप्रीम कोर्ट। और उसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते हैं? आईएएस, आईपीएस और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। और इसके 2 सदन, ये एमपीज होते हैं क्या इसके अंदर में? MPs। और एमपीज जो प्राइम मिनिस्टर भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन है? इसका हेड है प्रेसिडेंट। सेना किसके अंदर में है? इसी के अंदर। ये जब पहले आक्रमण करो तो आक्रमण हो जाएगा।
ठीक है, यलगार हो तो हो जाती है यलगार। अब राज्य सरकार देखो, राज्य सरकार के 3 पिलर्स तुमने क्या बताए श्रद्धा? ये बहुत अच्छा। इन्होंने कहा सर जो ऊपर लिखे वही हर लेवल के, बहुत बड़ी बात है। इन्होंने कहा यहाँ भी लेजिस्लेचर होगा, क्या राज्य में कानून की आवश्यकता नहीं है क्या? तो लेजिस्लेचर, और दूसरा क्या बताया? एग्जीक्यूटिव, और तीसरा जुडिशरी, जुडिशियरी। और तुमने प्रभात क्या बताया कि जो राज्य में जुडिशरी वो कौन देखेगा? बोलो। हाई कोर्ट। वहाँ लिखा है, वहीं से तो देख के प्रभात ने बताया होगा, या तुमको चांस दिया होगा कि लेट अदर्स टेल, इतनी छोटी सी चीज क्या बताना, बच्चों को भी चांस दिया जाए। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का भी जज होगा। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर। तो उसने बता दिया तभी तुम बता पाए, ना बताती तो बता। जानते थे क्या सलमान खान यहाँ आता रहता, आसाराम यहीं बंद है पीछे, घंटा घर के पीछे जेल में, पिछले 10 साल से बंद है। तो हाई कोर्ट हो गया। एग्जीक्यूटिव में कौन होगा? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। गुजरात है तो गुजरात GAS RAS। हिमाचल प्रदेश है तो HPAS, अब वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। यहाँ के भी होते हैं कुछ, वो कौन से आएंगे बोलो? RAS। बोलो, बात समझ आ गई? और यहाँ के पुलिस फोर्स, पुलिस तो इन्हीं के अंदर में होती है ना, पुलिस मुख्यमंत्री के अंदर में। और इसके अलावा क्या तुमको ये भी मालूम है कि राज्य के सरकार की भी टीचरों की भर्ती होती है जो यहीं की भाषा में मारवाड़ी में ज्ञान देते हैं। केवी के नहीं, तुम यहाँ गए लोकल स्कूल में जो यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं RAS, जैसे तुम सेंट्रल स्कूल के बच्चे हो, कुछ तुम्हें मालूम है यहाँ की भी हिंदी बुक चलती हैं वो राजस्थानी किताबें, या और किसी कहीं ऐसा तुमने नहीं देखा? जिस राज्य में तुम रहते हो, अगर तुम कभी साउथ में पोस्टिंग हो तो वहाँ पर ऐसे भी स्कूल रहेंगे जो राज्य सरकारों के द्वारा चलाए जाते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं कि नहीं? तो तुम्हें पता होगा ना ये बात। तो उस जगह के जो होंगे तो वहाँ स्टेट टीचर्स, वो सेंट्रल गवर्नमेंट टीचर्स, और ये क्या होते हैं? स्टेट टीचर्स। नहीं, इनको तनख्वाह भी यही देती है जो वहाँ की मुख्यमंत्री की या सरकार, तो स्टेट टीचर्स। इतनी बात समझ आ गई? लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ के लेजिस्लेचर में कौन आता है? MLA और MLC। बहुत अच्छा, तुम समझने लगे इसका मतलब है देश की कानून को। अब तुम्हें चुनाव में खुले हो जाना चाहिए। दैट इज तीसरा तुमने क्या बताया? इसके भी 2 सदन है ना, MLA और ML। अच्छा ये बताओ, इसमें से किसके बहुमत दल का नेता देश का वो राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा? सही है। इसी में ही चीफ मिनिस्टर भी हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर। अब तीसरे लेवल पर देखो, तीसरे लेवल पर क्या लोकल गवर्नमेंट है? तो लोकल गवर्नमेंट में क्या होगा? लोकल गवर्नमेंट में 2 होते हैं, एक कानून नहीं बनाया जा सकता। अभी ऐसे अगर एक जोधपुर के लिए कानून बनाया जाता तो बड़ा बिगड़ जाएगा ना मामला। तो तीसरे इसमें एग्जीक्यूटिव होते हैं और जुडिशरी। जुडिशरी में इन्हीं में से कोई वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मतलब डिस्ट्रिक्ट का जो होता नहीं है, जो मतलब कलेक्टर की पोस्ट पे जो बनते हैं यही बनते हैं। हाँ, जो भी जिला अधिकारी, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DM जानते हो? हाँ। यही IAS भेज दिया जाता है इन्हीं में से कोई जाओ तुम जोधपुर को संभालो, तो इन्हीं में से यहाँ जुडिशरी में वो DM बन जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लेकिन अंग्रेजों के समय में ये कलेक्टर था, ये लोगों से टैक्स वसूला करता था। हिस्ट्री पढ़ा नहीं तुमने? हर एक जगह को अब इसको DM कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो कुछ लोग बैठे हैं रास्ते में, हाँ भाई तुम लोग ये हाईवे में जाम क्यों लगाए बैठे हो? सर देखो मेरा बेटा मर गया, वो स्कूटर वाले ने इसको ऐसे कर दिया। अच्छा ओके ओके लो 5 लाख रुपया, अच्छा जाओ। ओके सर ओके, मर गया 5 लाख दे दिया। लेकिन पावर देखो DM की, उसको इतनी पावर है कि किसी मसले को पैसा देकर या कुछ करके तुरंत सुलझा सकता है। आप उसकी पावर देखिए, 1 रुपया जेब से नहीं गया। समझ आई बात की नहीं? तो एक DM के पास बहुत फाइनेंशियल पावर होती है, वो किसी भी मसले को सुलझा सकता है, छोटे मोटे निर्णयों को दे सकता है। नहीं तो ये जुडिशरी में होता क्या, इसके अंडर में
वहाँ के सेशन कोर्ट्स होते हैं, सत्र न्यायालय। कोर्ट्स इसके देखो नीचे। मतलब उसमें वो बैठा है, जो डीएम उनका हेड होगा, छोटे छोटे कोर्ट चलते रहे, ये हेड है उनका, ये भी कानून का जानकार होगा। ये कौन सा बोलो? सर्वोच्च न्यायालय। इसका क्या नाम बताया? उच्च न्यायालय। इसको जिला न्यायालय या सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, ठीक है। इसका क्या नाम बताया बोलो? सर्वोच्च। न्यायालय। सर्वोच्च तो समझते होगे ना, हाँ सर, सर्वोच्च सबसे बड़ा। सबसे बड़ा। और यह है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय कितने हैं? 24 और दैट इज 24 हो गई, ये 1 है। ये हर जिले में एक है, बहुत इवन तहसील तहसील में होते हैं, जो एक बहुत बड़ा तहसीलदार। जिला नहीं है, 20-30 गांव के ऊपर एक तहसील होती है। तो इसमें कौन होंगे बोलो? सेशन कोर्ट। क्या होगा बोलो? सेशन कोर्ट। इसको लिखो सत्र न्यायालय। सर मतलब ये सेशन कोर्ट भी बड़ा होता है या छोटा सा होता है? ये हाँ। 3 कमरे की बिल्डिंग होगी बस, छोटा मोटा, जैसे जोधपुर का अपना होगा तो 2-3 कमरे बस। और लेकिन यहाँ का हाई कोर्ट बहुत बड़ा है, कभी गए नहीं गए? जाओ, मेहरानगढ़ के पास है, बहुत बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है, ठीक है। वो हम दिखा देंगे वीडियो में, दिखा देंगे, समझ आ गई बात। अच्छा, ये जो लोकल गवर्नमेंट है, यहाँ दयाराम भाटी चुन के गया है, वो विद्यार्थी वाला ना, वो केबल लगाता था, और फिर उसको आरक्षण मिल गया, बोले यहाँ SC/ST कैंडिडेट की पोस्ट आई है, पार्षद बनोगे, और तुम ही अकेले SC/ST हो, बाकी तो सब ब्राह्मण है। मैंने कहा बना दो, तो चुना हुआ, अब अकेला वही खड़ा हुआ, क्योंकि कोई था ही नहीं, और उसको सीट सबने वोट दे दिया। और जैसे ही वोट दे के वो सोजती गेट के पीछे है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ गए जब बाजार त्रिकोलिया, हाँ। वहीं सोजती गेट की बड़ी मार्केट, चाट के ठेले लगते हैं, जब घुसते हो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, तो वहीं पे ये जाके बैठ गया दयाराम भाटी। पहले ही दिन बैठा सब लोग, तो सब लोगों ने अपना मेयर चुन लिया। अभी मेयर की बात हो रही थी कि नहीं, मेयर चुन लिया, और मेयर ने सबको बोला तुम लोग अपने अपने क्षेत्र का विकास करो, और दयाराम भाटी यहाँ लो 5 करोड़ रुपए विकास करना। अगले ही दिन इसने हमारे घर के बगल में 2.5 करोड़ की बिल्डिंग ले ली। बताओ, हमारे यहाँ केबल लगाने, जरूर इसने उसी 5 करोड़ में से 2.5 करोड़ की बिल्डिंग अपने लिए बनवा ली, नहीं बना ली। तो आप समझो पार्षद के भी मजे हो गए। तो ये लोग क्या करते हैं कि हर एक 10-10 गली पे एक पार्षद है। लेकिन अभी भी इससे कुछ भी बोलो कि मेरा मैनहोल खराब हो गया है, इसमें पार्क में सीट लगाओ, तो सब काम करता है, करता सारा काम, आ जाएगा तुरंत चक्कर करना। इवन अगर कहीं ब्लॉकेज या सीवर लाइन, कुछ सब काम करवा देता, हर चीज़। तो जो भी हो तुम्हें पता चल जाना। तो ये इसका होल्ड किस पर है? तुमको क्या बताया, त्रिपोलिया के बगल में बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यहाँ पे वही सब बैठते हैं जाके, और उनके बाहर खड़े होते हैं झाड़ू वाले, जो यहाँ झाड़ू नहीं लगाते। यस सर, नो सर, ओके सर, झाड़ू से वहाँ परेड होती है, झाड़ू, ओके तुम वहाँ झाड़ू लगाओगे, तुम यहाँ झाड़ू लगाओगे, झाड़ू लेके निकल जाता है। समझ में आ गई? झाड़ू का काम हो, सफाई का काम हो, बिजली का काम हो, पानी का काम हो, ये सब ये देखो। अपने जिले की व्यवस्था कौन देखता है बोलो? पार्षद। और इसे गांव में कौन देखेगा? सरपंच। समझ में आ गई बात? तो दैट इज एग्जीक्यूटिव में कौन होगा? मेयर। सर इनका हेड कुछ नहीं करता। देखो ये मेयर बहुत बड़ी बात है, इन्होंने अपने चुन लिया। तुमको क्या ये नहीं लगता है ये जो 80 पार्षद जोधपुर से गए हैं, उनमें बहुत पैसे वाला होगा ये मेयर, तो उसने सबको खिलाया पिलाया होगा, तभी मेयर चुना गया। तो किसी भी जलसे में जब मेयर भी पहुंच जाएगा डीएम, तो डीएम उधर मुंह करके बैठेगा, मेयर इधर, इन दोनों में तनातनी। भाई ये दोनों ही हेड है अपनी अपनी जगह। ये सर्विसेज के थ्रू, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये सेलेक्टेड होके आया है, ये इलेक्टेड होके आया है। तो ये चाहेंगे कि जो माला पहने आ रहा है हमें पहना दे, अब वो आएंगे हमें पहना दे, तो इनमें तनातनी रहेगी। तो न्यूज़पेपर देखोगे जो पेज नंबर 3 होता है न्यूज़पेपर की, इनकी तनातनी से ही भरा रहता है। सही है? तो बोलो जो इलेक्टेड का है, पार्षद का हेड कौन है? मेयर। और जो वहाँ पर सारे कोर्ट्स हैं, लोकल कोर्ट्स का हेड डीएम। कौन होगा? अगर तुम यहाँ से जब जाओगे इधर पुलिस स्टेशन, तो रास्ते में डीएम का बहुत शान और शौकत का ऑफिस मिलेगा। IIT क्षेत्र है ना यहाँ, उसी यहाँ डीएम का बहुत बड़ा ऑफिस है, तुम देख लेना, उसमें नाम भी लिखा, अभी मुझे याद है। मतलब सर वो अकेला ही वहाँ रहता है?
उसका परिवार रहता है, लेकिन बहुत मतलब बड़ी जगह। मतलब उन्हीं का है वो। प्रेमिसेस पूरा डीएम का है, अंदर 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत पूरा एरिया। ठीक है, समझ में आ गया। और मेयर के अंदर में किसे बताया हमने? पार्षद। तो ये सब पार्षद हैं, लेकिन इसमें इन्होंने ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया। बोलो सर आप जो मेयर बता रहे हो सर, वो तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है, और अगर यहाँ गांव होता पाली टाइप तब भी क्या होता? तो मैं बोलूँगा नो, वहाँ पर एक ग्राम प्रधान होता, वहाँ ग्राम सभा होती। जैसे यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसमें मेयर बैठता है, तो वहाँ ग्राम सभा में कौन बैठेगा? ग्राम परिषद, ये ग्राम प्रधान। याद हो तो कल इसको प्रियांशु ने बोला, नहीं याद हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। ग्राम प्रधान। तो मेयर कहाँ बैठता है प्रियांशु? हाँ, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनिसिपल। और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ होती है? यही सिटी में। सिटी। तो एग्जीक्यूटिव के 2 हिस्से हैं, एक ये और एक ये। दूसरा वाला कौन सा है बताओ? एक जगह मेयर लिखा तो दूसरी जगह क्या लिखे? ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान कहाँ बैठेगा? ग्राम पंचायत। ग्राम सभा। ग्राम सभा। इसे क्या कहेंगे? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत में सरपंच बैठता है, ग्राम सभा होती, समझा? अब इसके ग्राम प्रधान के अंदर में कौन कौन लोग होंगे? यहाँ सभी सरपंच। बहुत सारे सरपंच है, हर सरपंच के अंदर में 2000 लोग हैं। हाँ सर। हर सरपंच के अंदर में 2000 लोग, हर पार्षद में भी पार्षद 2000 के अंदर में भी सब पार्षद है 2000 लोग। अच्छा, ये सरपंच कहाँ बैठेगा? पंचायत। बैठना हो तो वहीं एक पेड़ के नीचे कर दे, पीपल के नीचे सीमेंट का बनवा दे, अब बोलिए यही पंचायत। बस यही है, पंचायत का भी कुछ नहीं होता। जहाँ 4 लोग पेड़ की छाया में बैठ जाए वही पंचायत। तो ये समझ में आ गया ना सरपंच। तो हमारा 3 पॉइंट हो गया है। क्या तुम मुझे बताओगे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उसके 3 पॉइंट्स कौन कौन से? हाँ सर, फंडामेंटल। पहला क्या था बताओ? सर सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म। फेडरलिज्म। हाँ। और संघवाद। फेडरलिज्म का मतलब है कि हमारा एक संघ शासित है। संघ मतलब भारत जो है कई राज्यों का संघ है, इसमें केंद्र शासित भी है और राज्य के राज्य। और दूसरा क्या बताया? और सर सेपरेशन ऑफ गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर। पावर। और तो 3 कौन कौन से तुमने पहली बात बताई? पहला था फेडरलिज्म, सेकंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और पार्लियामेंट्री। तुम्हारी आवाज ठीक नहीं आ रही है। तो माइक खोल के छोड़ दिया है। ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरी क्या है? और सेपरेशन ऑफ पावर। और तीसरी है सेपरेशन ऑफ पावर। और ये सब किसके फीचर्स हैं बोलो? गवर्नमेंट। ये ठीक है, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत जानकार हो गए हैं क्योंकि चैप्टर ही वही था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान का चरित्र है। समझ आ गई बात की नहीं? अब हमने आपको ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का इतना लिख के दिखाओ। ये फ्लो चार्ट। सर 2 मिनट। सर ये आरएएस पॉलिसी सब लिखना है सर। आरएस राजस्थान एडमिनिस्ट्रेशन। तुम कहाँ के हो? अगर गुजरात का तो जीएस लिख दो, जो तुम्हारा अपना बीएस है तो लिखो बीएस लिखो। भाई तुम जहाँ के हो बीएस। आईएएस आईपीएस सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जुडिशियरी, सुप्रीम कोर्ट, सीजीआई, लेजिस्लेचर, हमारे एमएनसी पुलिस फोर्स, स्टेट। सर पुलिस फोर्स और क्या है? स्टेट। स्टेट। ठीक है। नाउ फोर्थ इज फंडामेंटल राइट्स। क्या हमको हमारे संविधान ने कुछ मूलभूत अधिकार भी दिए हैं? हाँ सर। तो देयर आर फंडामेंटल राइट्स और कुछ ड्यूटीज भी हैं हमारी। हाँ, दूसरों के नाम ना। तो
मौलिक अधिकार भी हैं और मौलिक कर्तव्य भी हैं। सो फर्स्ट इज फेडरलिज्म, सेकेंड इज पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट और क्या Separation of अलग अलग power. इनके जो पिलर्स हैं उनमें पावर में सेपरेशन है। यस सर सेपरेशन और चौथा क्या है? मीडिया चौथा है फंडामेंटल राइट्स देखो चौथा पढ़ते हैं। गवर्नमेंट हैज गिवन अस सम फंडामेंटल राइट्स, हमको गवर्नमेंट ने कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। ये देखो सर हमारे फंडामेंटल राइट्स तो सर आर्टिकल्स के द्वारा सर वो होते हैं ना। हाँ दिए गए हैं। और ये देखो फ्रांस में भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे, सबके मुंह में पट्टी बांध दी थी और आज़ादी दी गई थी, जब चाहो सोच सकते हो। माइक बंद कर देखो सोचने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी नहीं थी, लेकिन जितनी देर तुम लोग बैठ के चाहो सोचो। क्या तुम्हें ये आज़ादी पसंद आई? फंडामेंटल राइट ऑफ थिंकिंग नहीं पसंद आई। हमारे यहाँ तो एक्सप्रेस भी कर सकते हो, तुम चाहो तो चौराहे पे खड़े होकर मोदी जी को गाली भी दे सकते हो। तो फंडामेंटल राइट्स हमें ये दिए गए हैं, वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन अस सम फंडामेंटल राइट टू राइट्स। इक्वालिटी, Right to freedom. राइट अगेंस्ट Constitution has Freedom of given us some fundamental rights. यही आते थे फॉरवर्ड पीरियड में पढ़ाई। वो अधिकार आपसे कौन छीन सकता है? क्या सरकार छीन सकती है कि नहीं? नहीं कोई नहीं छीन सकता, वो संविधान में दे रखे हैं। हाँ सर मूलभूत अधिकार। पहले एक अधिकार था, वो बहुत ज़्यादा परिवर्तन किया संविधान में, और इंदिरा गांधी ने राइट टू प्रॉपर्टी था वो छीन लिया। पहले 7 थे, 6 है, ऐसा 75 है। तो कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वलिटी। क्या आप और एक बौद्ध धर्म को मानने वाला और एक मुस्लिम, तीनों एक ही है इन फ्रंट ऑफ लॉ, राइट? दैट इज राइट टू इक्वलिटी। अगर तुम दोनों ने बराबर गुनाह किया हो, तुम दोनों श्रद्धा और तुम पहुंच जाओ, तो इनको ज्यादा सजा मिलेगी कि तुमको? एक दिन 40 सर दैट मींस Equal मिलेगी सर। इक्वल मिलेगी। तो इसका मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट, अगर एक ब्राह्मण और एक दलित पहुंच जाए तो इक्वल तभी मिलेगी। किसी भी रिलीजन का पहुंच जाए हाँ सर तो भी इक्वल मिलेगी। तो दैट इज वी ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, irrespective of caste, creed, Gender. religion and gender. कलर So everybody is equal before law. गलत का तो इंडिया में चलता ही नहीं, सभी कर रहे हैं। Everybody is equal. सर तो आपने जो ये राइट बताया सर, इसके तहत सर हम लोग किसी को भी सर मतलब कि ज्यादा लेवल पे ना मतलब सर इक्वली रह रहे हैं। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? मतलब सर जैसे आपने बताया सर राइट टू इक्वालिटी, तो सर इसमें मतलब क्या सारे कास्ट या रिलीजन के लोग सब इक्वल रहेंगे? इक्वल का मतलब है कि अगर 2 लोग पहुंचे न्याय के लिए तो कानून की नज़र में सब इक्वल हैं, वो किसी के लिए पक्षपात नहीं करे। क्या पूछता रहता हाँ? है कानून को हमें बहुत सारे पैसे जो मान ले तो वो गलत बात है। फिर ऐसे में वो इलीगल काम में तो सजा हो ही सकती है। जज को कानूनी को दे रहे हैं। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, कानून के सामने सब सेम है, इक्वल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर ठीक है? तो कास्ट हो गई, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, इन सब के आधार। तो दूसरी चीज क्या है? राइट टू फ्रीडम। क्या तुम्हें भारत में कहीं भी आने जाने, कहीं भी घूमने भटक फिरने, सकते बसने हैं। और व्यापार करने का अधिकार है? बिल्कुल इसके लिए तुम्हें वीजा चाहिए। है भाई, अगर ले लेना तुम बिहार में हो, अगर राजस्थान में तुम समोसे का ठेला लगा दो तो लगाने का अधिकार है। सही है। हाँ सर है। सर बस परमिशन तो होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स द राइट, इसमें सब कुछ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी है, फ्रीडम टू मूव एंड लिव, सब कुछ भी बोल सकते हो। देखो किस चीज का फ्रीडम? बोलने का फ्रीडम
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका ये मतलब नहीं कि तुम अपने टीचर को ही गाली देने लग गए तो दिक्कत हो जाएगी। फ्रीडम टू लिव इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री। तुम JNK में भी जा सकते हो। तो फ्रीडम के में मत ले सकते हो। लिव and do business in any part of country। तीसरी चीज बताओ, और भी कोई फ्रीडम मिला? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर मान लीजिए शोषण के विरुद्ध अधिकार, हाँ सर, फोर्स्ड लेबर 14 साल के नीचे आप नहीं करा सकते। मान चाइल्ड लो ये लेबर तुमको ले जाता है अपने घरे और अपना बरामदा और पूरे बगीचे की सफाई कराता, शाम को बिना पगार दिए तुमको भगा दे, तो तुम इस शोषण के विरुद्ध कहीं पर कहोगे? यस। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। कराया पैसा तो दे सर। पैसा भी नहीं दे रहा है, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें क्या है, इफ समबडी, कोई किसी के विरुद्ध या फंडामेंटल राइट को ब्रीच करता है तो ऐसे में वो उसके खिलाफ जा सकता है। हाँ सर। दैट इज ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स। ह्यूमन ट्रैफिकिंग Child क्या labor। होता है? ह्यूमन के बीच में ये बहुत अच्छा। देयर इज लॉ, यानी मान लो इसने तुमको 50 रुपए में इनको बेच दिया, इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। So this सर वो एनिमल का भी होता है। this is law। There is law against human trafficking। Human trafficking। और किसके लिए? चाइल्ड लेबर। फोर्स्ड लेबर। चाइल्ड लेबर, किसी को ऐसे पकड़ के स्लेवरी नहीं कि बुला के कर लो। चाइल्ड लेबर बिलो 14 ईयर्स। और फोर्स्ड लेबर इतनी बात समझ आ गई? अगला देखो, अगला फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो। ट्रेडिशनल रेमेडी। अरे यार, तो रेमेडी लास्ट पे पहुंच गए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये देखो, इतनी बात तो मैं समझ में आ गए। और प्रॉफिट ये कहाँ लिखा है उसके आप लोगों ने, तो उसके मन से कुछ बता दीजिए। ये मुझे वही तो पूरा का एक चीज जरूर गलत बोले, पूरा का पूरा ह्यूमन बेस्ड है। तुम जरूर पीछे किसी गलत टीचर से पढ़ के आए हो। चलो अब देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या तुम किसी भी धर्म में जा सकते हो? बिल्कुल। सुबह मंदिर का घंटा बजाओ, दोपहर में अजान दो, शाम को गिरजाघर में जाके दारू पियो, ऐसा कर सकते हो। हाँ, जब दोपहर में लंगर हो रहा है तो लंगर भी खा लो हाँ सर, हम तो जाते हैं। गुरुद्वारे में। सो यू कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन, यू कैन इवन प्रॉस्पर, स्प्रेड योर रिलीजन। जिस धर्म को तुम मानते हो उसका प्रचार भी कर सकते हो। दैट इज राइट टू फ्रीडम। कई देशों में ऐसा नहीं है, कई देशों में काबा में मुस्लिम को हिंदुओं को जाने की मनाही है, जहाँ पर उनकी वो मक्का मदीना है ना, वहाँ नहीं जा सकते। हाँ, तो दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये खाने वाला मक्का नहीं है, हाँ सर। ये घूमने वाला जो काला काला हाँ, हाँ। बना नहीं, वो है। सर एक वो पत्थर भी है। पत्थर क्या है? दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज अ राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट। तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, पगड़ी बांधो, टोपी लगाओ या कुछ भी ना लगाओ, चोटी रखो, प्रैक्टिस कर सकते हो, उसे अपना सकते हो और साथ में उसको प्रोपगेट भी कर सकते हो, उसका प्रचार भी कर सकते हो। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज राइट टू प्रैक्टिस, अपनाओ,
प्रैक्टिस, प्रोपगेट, प्रोफेस अपनाना, एंड प्रोपगेट इट्स रिलीजन। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है हमको? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कई ऐसे भी हैं स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल जिसमें तुमको फ्री की यूनिफॉर्म मिलेगी, मिड डे मील मिलेगा, फ्री का कपड़ा मिलेगा, और साथ में फ्री पढ़ाई। अगर तुमने 30 दिन गया तो 30 रुपए पर डे रुपए मिलेगा। दैट इज राइट टू कल्चर। तुम्हारा कल्चर कोई नहीं ले सकता। अगर तुम राजस्थानी हो तो कोई ये नहीं कह सकता है कि ढेपला, ढोकला और फाफड़ा खाओ। तुमको क्या, हम दाल बाटी चूरमा ही खाएंगे, ठीक है? तो तुमसे कोई तुम्हारा ले सकता है क्या चूरमा? नहीं ना। तो राइट टू कल्चर जिसमें है, अगर गुजराती गाना में तो घाघरा ही पहनना है, यस यू कैन वियर योर घाघरा। सो राइट टू कल्चर। और अगर ऐसा ना होता तो सारे देश में विविधता होती नहीं। ये डाइवर्सिटी दूसरे लोग देख के हैरान होते हैं। जब यहाँ ट्रम्प आए या दूसरे अमेरिका के आए, बाइडेन है, तो देखिए ये तुम्हारे क्या क्या ड्रेस पहन के 26 जनवरी को निकल रहे हैं। तो बोले ये इस पार्ट के हैं, मोदी जी ने कहा ये उस पार्ट के हैं, ये उस पार्ट के हैं, जो जैसा रहना चाहता हम तो रहने देते हैं। तो एक ही देश में इतना सब कैसे? क्या कल्चर को हम लोगों ने कभी बिगाड़ा है? जहाँ का जो जैसा वो माने। अब कुछ लोग यहाँ पर वो कबूतर के पंख लगा के झींगा ला ला हूंगा ला ला करते, तो उनको भी करने दिया जाता है। होता है कि नहीं? बिहू नृत्य असम का, तो उनको करने देते हैं कि नहीं? सो वॉट एवर इज योर कल्चर, यू फॉलो योर कल्चर। जो तुम खाना एंड वर्शिप तो कर ही सकते हो, अपना कल्चर है। कल्चर सबका एक होता है। हिंदू मुस्लिम सब लोग एक ही तरीके के कपड़े हर जगह पहनते हैं। एंड एजुकेशन, तुमको क्या शिक्षा का भी अधिकार है। दैट इज एजुकेशन गारंटी करती है। और वैसे आजकल राइट टू इंफॉर्मेशन भी आ गया है कि तुम 10 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखो कि तुम्हारे पुलिस स्टेशन में कितने FIR आए हैं और उनमें से कितने तुमने सॉल्व किए। तुम किसी भी सुनो सरकारी संस्थान में 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में कि मैम को लिख दो, डियर मैम तुमने कितने बच्चों को पिछले 10 सालों में फेल किया है, कितनों को पास किया, और कितने बच्चों को कितने कितने नंबर किस किस सब्जेक्ट में PT1 PT2 में दिए, हमें 1 हफ्ते के अंदर जवाब चाहिए। तुम निकल लो, बेचारी परेशान हो जाएंगी, सारा काम छोड़ के कहेंगे अरे RTI आई है, मेरी नौकरी चली जाएगी अगर मंगल पांडे को जवाब दें। सिर्फ 10 रुपए के स्टैम्प पेपर में तुम किसी की हालत खराब हो सकती। ये राजीव गांधी ने हम लोग को दिया। किसी भी सरकारी संस्थान तुमने अगर लिख के दे दिया, डियर केजरीवाल जी आपके घर में कितने कितने रुपए के कितने कितने पंखे, कितना सोफा और कितना कितना क्या लगा है, मुझे 1 हफ्ते के अंदर बताइए। उनको मालूम भी नहीं मंगल पांडे कौन है, लेकिन जो तुम्हारे स्टैम्प पेपर की ताकत है उसकी वजह से वो इसी में लग जाएंगे, सब उन्हें बताना पड़ेगा। दैट इज राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। एवरीबडी हैज राइट। सर तो उनको चाहिए क्यों होता है? सिर्फ इसलिए कि कोई घपला तो नहीं कर रहा है, तो ये लोग डाला करते हैं RTI। हाँ, तो आगे सब में हमको डरना पड़ेगा। हैं? हाँ, वो कॉपी नंबर काटती होती है। कर सकते हैं। हैज राइट टू, हाँ? किसके लिए? हाँ, वो अलग अलग DVT का Adopt कॉपी नंबर काटते हैं, 10 culture मार्क्स वापस काटते हैं। एंड राइट टू गेट एजुकेशन। और अगर मान लो इसमें से तुमसे कोई तुम्हारे किसी भी अधिकार को छीनता है तब क्या है? जैसा कि अवीश ने बताया। अवेश तूने कुछ बोला? दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की रिमेडी, यानी रिमेडी का मतलब है कि किसी चीज का उपचार, तुम्हारा शोषण हुआ है तो उसका उपचार तो करोगे। तो इसके लिए तुम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट से जाने की जरूरत नहीं है। फंडामेंटल राइट्स अगर कोई ब्रीच करेगा जाओ धावा बोल देंगे। और तुमसे कोई इसके लिए वहाँ ऐसे वकील बैठे हैं वो तुमसे पैसा भी नहीं लेंगे। फालतू के बैठे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का मतलब है सिटीजन कैन मूव द कोर्ट इफ देयर एनी फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड बाय स्टेट। Citizen can move to court if
एनी फंडामेंटल राइट is violated. इतनी बात समझ आ गई ना? 2% बढ़ रही है। 2% अभी ठीक कर देते हैं। ये मुझे बताओ कि कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं संविधान की ओर से? हाँ सर, पहले वो बताया सर। कोई भी बता दे, बोलो मंगल। नीचे सर। चलिए बताइए। सर ये राइट टू फ्रीडम दोबारा है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन, सर इसमें फ्रीडम Right to- बताइए। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी किसी भी धर्म को अपनाने का right राइट ना? टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। हाँ सर बताता हूँ। ठीक है, हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलो। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू रिलीजन, राइट टू एक बार फिर आएंगे, बोलो। फ्रीडम। right to equality, right to freedom, right to freedom of Sir, उधर religion, culture and educational rights. चार हो गए, 2 और बताओ। पेन मिल जाएगा, सही से बताओ, 2 और My God. कोई बात नहीं। बताओ 6। right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to religion, right to religion, right to religion, right to constitution reminds right to बोलो। right to education, राइट टू कल्चर, राइट टू फ्रीडम, फिर से राइट टू कल्चर, राइट टू रिलीजन, राइट टू कल्चर और एजुकेशन, चार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन, सही से बोलो। Right to equality, right to freedom, right to freedom of religion, right to exploration, और चार हो गए ना, right to constitutional remedies, right to cultural and education, right to culture and education. एक्सप्लॉइटेशन बोलना चाहिए था, तुमने एक्सप्लॉइटेशन नहीं बोला। सर बोला तो था। अच्छा, एक बार फिर से बोलो। एक्सप्लॉयशन बोला। एक्सप्लॉइटेशन बोलो, फिर से बोलो। Right to equality, right to freedom of religion, right to exploitation, right to constitutional rights, right to constitutional remedies, right to culture and religion. नहीं, right to culture and education. ठीक है, राइट टू कल्चर एंड Education. ये जमा ही तो करना है, बोलो सारे। Right to equality, right to freedom, right to freedom of religion, right against exploitation, cultural and educational rights, or the right to constitutional remedies. सही, आप बोलिए प्रियांश। ये लो। 10, 5 हाँ बताओ। education, right, cultural and educational rights, right to constitutional remedies, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion. हो गया। हो गया ना? चलो बोलो।
राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्रेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्रेशन तो है ही नहीं, चलो चलो इतना ही रखो। एक्सप्लॉइटेशन बस। बोले